back my YouTube channel PCS Online Classes. You are watching PCS Online Classes. आज हम लोग पढ़ेंगे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इससे पहले हमने जितना भी पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ा उसमें से टोटल हम लोग कितने पढ़े हैं? 14 मार्क्स का है से यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक जो बचा हम लोग का जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न मतलब कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। तो अब ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में हम किन किन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे? हमने इससे पहले मुंडा, हो, खड़िया, उरांव और एक संथाली, इनको छोड़कर ये सबसे जनजातीय शासन व्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब उसको छोड़कर जो भी जनजाति बचा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस जनजाति में जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में जो लगता है कि यहाँ ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है से यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछा गया था। 2016 का पीटी में 2 प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन मतलब इसे पूछा गया था विशेषता है से कि इस जनजाति की क्या विशेषता है, और एक बैगा के बारे में पूछा गया था। बैगा में है से बैगा का क्या कार्य होता था। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 यहां से रहेगा जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से। अब ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है इसमें जो पहला टॉपिक है असुर जनजाति, हम लोग जानते हैं असुर है से 8 आदिम जनजातियों में से एक है। इस चीज पता है? 8 आदिम जनजाति। हमारे यहाँ कितने जनजाति हैं? 32 में से 24 ऐसे जनजाति हैं और 8 ऐसे आदिम जनजाति हैं। अब असुर में एक स्वयं का एक राजनीतिक इकाई होता है। असुर में स्वयं का राजनीतिक इकाई होता है। हमने इससे पहले जितनी भी शासन व्यवस्था पढ़ा वहां पे है से इसका अधिकारी होता था। ठीक इसी प्रकार से असुर जनजाति की जो पंचायत शासन व्यवस्था है उसमें भी अधिकारी होते हैं। वो अधिकारी क्या है? पहला महतो के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। महतो का क्या कार्य होता है, इसकी भूमिका क्या क्या होती है। दूसरा बैगा के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। पुजार का क्या काम होता है ये भी पढ़े हैं। और गोड़ाट जो एक संदेश वाहक के तौर पे काम करता है। चलिए, महतो में हम लोग पढ़ा, पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़े। वहां पे है से ये गांव का नेता और संचालक होता है। गांव का जितना भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य होता है सारा कार्य महतो ही संभालता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे पंचायतीय शासन व्यवस्था में इसका जिक्र हुआ है, इसका वर्णन हुआ है। ठीक उसी प्रकार से असुर जनजाति में भी महतो एक अधिकारी के तौर पे काम करता है। दूसरा कौन है? बैगा। तीसरा कौन है? पुजार जो एक वाहन के तौर पे काम करता है। और चौथा गोड़ायत के बारे में हम लोग पढ़े। गोड़ायत एक संदेश वाहक के तौर पे काम करता है। इनकी जो शासन व्यवस्था है, असुर जनजाति जो अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं वो अपनी परंपरागत जो विधि है, उनका जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये अपनी पंचायत शासन व्यवस्था चलाती है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन पॉइंट है 3 से 4 पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी असुर जनजाति में जो कौन सा महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं? पहला बैगा, दूसरा महतो, तीसरा पुजार, चौथा गोड़ाई। असुर जनजाति की जो पंचायत है वो पुरानी परंपरागत प्रथा से संचालित होती है। दूसरा बंजारा क्या होता है? बंजारा हम सभी इससे भली भांति परिचित है। बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति होती है। बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति होती है, मतलब ये अपना जो जीवन यापन है एक जगह से दूसरे जगह चलकर व्यतीत करते हैं और अपना जीवन को निर्वहन करते हैं।
इनका जो मुख्य संकेंद्रण स्थल है, मतलब बंजारा जनजाति सबसे ज्यादा संथाल परगना में पाई जाती है। संथाल परगना के किस क्षेत्र में? राजमहल और दुमका में पाई जाती है। दोस्तों आपको पता है राजमहल और दुमका एक संसदीय क्षेत्र भी है। जब मैं वहां पे राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ बताऊंगा राजमहल का सांसद कौन है, दुमका का सांसद कौन है। आप सभी को पता है दुमका झारखंड की उप राजधानी है। इनका संचालन, मतलब यहाँ पे जो जातीय जो शासन जो होती है एक परिषद के द्वारा होता है, एक परिषद के द्वारा होता है, जिसका संचालन एक व्यक्ति नायके करता है। मतलब कोई खास व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन एक परिषद होता है, अपने में एक इन लोग का कमेटी होता है, और कमेटी का जो हेड होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? नायके के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नायके के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे नायक का जो है लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है। मतलब जो नायक है उसको ऐसे बंजारा आपस में ऐसे चुनाव करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाँ, बंजारा का जो गांव का परिषद का जो संचालक है वो कौन करता है? तो कौन करता है? नायके करता है। आगे बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति क्या है? बथुड़ी जनजाति एक लघु जनजाति है। ये आदिम जनजाति नहीं है, लघु जनजाति है। इनका जो मुख्य निवास स्थल है वो कहाँ पे है? सी भूमि में है। बथुड़ी जनजाति का जो मुख्य निवास स्थल है वो कहाँ पे है? सी भूमि में है। इसमें भी पढ़ा पंचायत, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडामान की शासन व्यवस्था के तरह ही इनकी भी एक अपनी पंचायत होती है। इनकी भी एक पंचायत होती है। उसके बाद है से इसका यहाँ पे जो मुखिया है, बथुड़ी जनजाति का जो मुखिया है उसे हम लोग देहरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देहरी के नाम से जानते हैं। देहरी दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो गांव का जो संचालन है, गांव का जो दैनिक क्रिया है, और गांव का जो प्रशासनिक कार्य है, उसके साथ साथ पुरोहित का भी कार्य करता है। पुरोहित मतलब कि जो पूजा पाठ का जो कार्यभार है वो देहरी ही संभालता है। जो पंचायत है, पंचायत में हर परिवार का वरिष्ठ सदस्य, विशेष तौर पे जो परिवार का मुखिया होता है वो है से इसका पंचायत का सदस्य होता है। यहाँ पे महिलाओं को पंचायत में भागीदारी बनाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। यहाँ पे अंतर ग्राम पंचायत होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लासेस में देखा कि बहुत सारे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीय पंचायत को मिलाकर एक पढ़ा राजा का फॉर्मेशन होता था। बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक ढोकलो शोहर का निर्माण होता था। बहुत सारे कई पंचायतों को मिलाकर एक है से पीड़ का निर्माण होता था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अंतरग्राम पंचायत जो आपस में मिलकर बनाया जाता था, उसका जो प्रधान है, उसका जो मुखिया है वो प्रधान कहलाता है। मुखिया या प्रधान दोनों सेम है। यहाँ पे है से ये जो अंतरग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो किस प्रकार का फैसला लेता था? तलाक, और साथ साथ में गांव में जो इशू होता था, गांव में किस प्रकार का इशू होता था? झगड़ा, किसी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, गांव में अगर घरेलू मामला है, तो उस तरह के सारे विवादों का निपटारा प्रधान करता है। आगे जो अगला जनजाति बेदिया जनजाति है। बेदिया जनजाति इनमें भी एक पंचायत होती है। पंचायत जो इसका जो मुखिया है, मुखिया प्रधान होता है। प्रधान को ही हम लोग महतो या ओहदार के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है जैसे कि महतो और ओहदार निम्न में से किस जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो उत्तर होगा बेदिया जनजाति।
बेदिया जनजाति में महतो और ओहदार का वर्णन किया गया है। महतो और जो ओहदार है, जिसे हम महतो भी कहते हैं, ओहदार भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, गांव के समस्या पे निर्णय करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि वही उसका निर्णय दे सकता था। एक टर्म बेदिया जनजाति में गोड़ायत का है। गोड़ायत हम लोग इससे पहले बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आप चीजों को समझिए कि हाँ क्या लिखा गया है। अगर गोड़ायत है तो गोड़ायत हम लोग जैसे पढ़े कि अधिकांश में गोड़ायत का कार्य एक संदेश वाहक के तौर पे होता है, एक संदेश वाहक के तौर पे होता है। तो अब यहाँ पे गोड़ायत किसका सहायक होता है? प्रधान का सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रधान को ही हम लोग महतो और ओहदार के नाम से जानते हैं। गोड़ायत का क्या कार्य है? गांव के संदेश को अर्थात गांव में किस प्रकार की समस्या हो रही है उस तरह के संदेश को प्रधान तक पहुंचाना और प्रधान के निर्णय को गांव तक पहुंचाना गोड़ायत का मुख्य कार्य होता था। यहाँ पे अगर संक्षेप में कहे तो गोड़ायत एक संदेशवाहक के तौर पे काम करता है। कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा सरकार चुना जाता है। हमने अभी जिक्र किया कि प्रधान कौन होता है? गांव का मुखिया होता है और प्रधान में ही बहुत सारे गांव के प्रधान आपस में मिलते हैं और प्रधान में ही से सरकार चुना जाता है। अब पूछा जा सकता है कि क्या सरकार का चुनाव जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? नहीं, सरकार का चुनाव गांव के प्रधान के द्वारा आपस में ही उसे चुना जाता है। और सबसे बड़े प्रधान मतलब सरकार का जो प्रधान है उसे हम लोग परगनायत के नाम से जानते हैं। हम लोग वहां पे पढ़ा, पंचायत शासन व्यवस्था में भी पढ़े, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में भी पढ़े कि अगर परगनायत जो है बहुत सारे गांव को मिलाकर एक पंचायत होती है, उसके प्रधान को परगनायत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बथुड़ी जनजाति में जो सरकार प्रधान के द्वारा बनाया जाता है उसके प्रधान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परगनायत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परगनायत के नाम से जानते हैं। और इसका जो पद है, पद मतलब क्या? प्रधान का पद, महतो का पद, ओहदार का पद, गोड़ायत का पद और परगनायत का पद, ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। भले ही यहाँ पे कहा गया है इनका चुनाव होता है, लेकिन ये नेचर में वंशानुगत होते थे। आगे बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति क्या है? बिंझिया एक अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि भारत में जो जनजाति हैं उनमें इनकी संख्या के आधार पे ये बहुत कम है। जातीय पंचायत। अब इनका भी एक जातीय पंचायत होती है। सभी अन्य जातीय पंचायत की तरह इनका जो प्रधान है, जो बिंझिया जनजाति है, इनका जो प्रधान है वो मादी और गादी कहलाता है। क्या कहलाता है? मादी और गादी कहलाता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से मादी और गादी किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से संबंधित है? बिंझिया जनजाति से संबंधित है, मादी और गादी। और महतो और ओहदार बेदिया जनजाति से और देहरी आपका बथुड़ी जनजाति से संबंधित है। अब आगे ये जो मादी और गादी है किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता था? तो जातीय मामलों का निपटारा करता था, यानी कि गांव में किस प्रकार का समस्या है, घरेलू समस्या है, अगर जमीन से संबंधित विवाद है तो उस तरह के समस्याओं का निपटारा मादी और गादी करता था। केवल एक मामले को छोड़कर, केवल हत्या को छोड़कर, अब जब मैं 32 जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें अभी
सारे में आप देखेंगे कि केवल हत्या के छोड़कर सारे मामलों का निपटारा वे खुद किया करते थे। यहाँ पे गौमांस भक्षण यानी जो बिंझा जनजाति है, बिंझा जनजाति में गौमांस भक्षण करना एक निषेध माना जाता था, उसमें रोक थी। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था और जब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उसे क्षमा कर दिया जाता था तो उसे जातीय भोज देना पड़ता था। कल हम लोगों ने और शासन व्यवस्था में पढ़ा कि भात भितार एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पे कोई व्यक्ति अगर अशुद्ध होता था, अगर कोई व्यक्ति अपराध होता था तो उसे एक अशुद्ध माना जाता था। शुद्धिकरण के लिए उसे पूरे गांव में भोज देना पड़ता था। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था, अगर वो किसी प्रकार का संलिग्न या कोई गंभीर अपराध ना हो तो छोटे छोटे अपराधों में लोगों को, जो अपराधी होते थे, उन्हें जातीय भोज देना पड़ता था। और इनके जो प्रतिनिधि समिति थे, प्रतिनिधि समिति को हम लोग कटाहा के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कटाहा। कटाहा क्या होता था? कटाहा कटाहा गांव का नेता और संचालक होता था। गांव का नेता और संचालक होता था और गांव से संबंधित सभी, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो चाहे वो न्यायिक मामला हो, तो उन सभी मामलों पे कटाहा अपना निर्णय देता था। आगे जो बिरजा जनजाति है, बिरजा जनजाति में जो गणमान्य व्यक्ति होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, उनमें ही किसी को एक मुखिया बना दिया जाता था। किनको मुखिया बना दिया जाता था? जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो वहां का लोकल व्यक्ति, जो बहुत ही बुजुर्ग होते थे, उन्हीं में से बिरजा जनजाति में इसका मुखिया चुना जाता था। और इसका जो सहायक है, सहायक कौन होता है? बैगा होता है, बेसरा होता है और धावक होता है। पूछा जा सकता है कि बैगा, बेसरा और धावक निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों, एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जनजाति है, वहां पे विस्तार से उन चीजों के बारे में हम लोग अब जो पढ़ेंगे। जो 2 प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 1 या 2 पॉइंट में होता चला जाएगा। ये पूरा कोई डिटेल से ऐसे इसके बारे में बताया नहीं गया। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।